चलिए बुआ, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट, ठीक ना। सेट कौन सा चल रहा है? 19 फरवरी 2025 का, ठीक ना। और इस सेट में जो है हम लोग मैथ का डिस्कशन कर चुके हैं। किसका डिस्कशन कर चुके हैं? मैथ का डिस्कशन पूरा कर चुके हैं, एकदम अच्छे तरीका से कर चुके हैं। देखिए पूरा बेहतरीन तरीका से पूरा का पूरा बताया गया है आपको मैथ्स में कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। एक साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का पूरा डिटेल्स में कर करके पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको क्या कर दिया गया है? करा दिया गया है, ठीक ना। इसी तरह का आज का जो सोल्यूशन है आपका कहाँ का होगा बुआ? जीके जीएस। किसका होने वाला है? जीके जीएस। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर जीके जीएस करने चलते हैं हम लोग, चलिए जीके जीएस पे ध्यान देना है, समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक ना, इस पे ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है संगीत नाटक अकेडमी में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले वाली टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी, ठीक ना। क्या थी, ठीक ना, वही बताना है। इतना तो आपको पता चल गया है कि इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। क्या मिला है बुआ? पद्म। ये कब मिला है? तो 1977 में मिला था। कब मिला था उनको? 1977 में। बात समझ में आया? अब समझना है मिला तो 1977 में, लेकिन ध्यान समझिएगा कि सर ये जो मिल रहा है पद्म विभूषण ये होता क्या है, तब ना समझ में आएगा कि क्यों दिया जाएगा, काहे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो आज हम जो जिस चीज को हम टॉपिक को समझाने जा रहे हैं वह था आपका पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार। और इसी का प्रकार है कौन सा? पद्म विभूषण। तो चलिए हम टॉपिक डालते हैं पद्म भूषण। कौन सा हुआ? पद्म भूषण। सीधे अभी लिखिए पद्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार। देखिए इस पद्म पुरस्कार की जो है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 1954 से हुआ था। कब हुआ था बुआ? 54। 1954 में इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को क्या दिया जाता है? सभी के सभी क्षेत्र में दिया जाता है। कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा। किसी काम में आप बहादुरी वाला काम करते हैं, उत्साह वाला काम करते हैं, ठीक ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। इन सारी क्षेत्र में कौन से पुरस्कार को दिया जाता है? आदि सभी क्षेत्र में कौन से पुरस्कार को? पद्म पुरस्कार। इसलिए ये आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा कि बताइए इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाएगा, क्योंकि यह ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र में क्या किया जाता है? दिया जाता है। अब बात रहा सर यह पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो यह पुरस्कार 3 प्रकार के। कितने प्रकार का होगा बुआ? 3 प्रकार का। तो अगर हम इस पुरस्कार की बात करें ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ये पुरस्कार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक जो होगा वो होगा पद्म विभूषण। एक क्या होगा बुआ? पद्म विभूषण। दूसरा होगा पद्म भूषण। दूसरा कौन सा होगा? पद्म भूषण। और तीसरा जो होगा पद्मश्री। कौन होगा बुआ? पद्मश्री। तो बताइए कितने पुरस्कार, कितने प्रकार के हो गए पुरस्कार? 3 प्रकार के। एक कौन सा? पद्म विभूषण। एक कौन सा हो गया? पद्म भूषण। और एक कौन सा हो गया? पद्मश्री। अब एक बात आता है यहाँ पे कि इस पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? इस पुरस्कार में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो इस पुरस्कार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, अब तुम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट के द्वारा समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज बताइए, सबसे बड़ा लेटर में कौन लिखा हुआ है? पद्म विभूषण। तो सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक ना, पद्म विभूषण। उसके बाद उससे छोटा लेटर में पद्म भूषण। तो कौन सा? पद्म भूषण। और सबसे छोटा कौन? पद्मश्री। तो सबसे छोटा पद्मश्री, ठीक ना। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक ना। तो सबसे छोटा। अब बताइए अगर हमको पुरस्कार देना है, ठीक ना, तो अधिक मात्रा में किसको देंगे? पद्मश्री को। किसको देंगे? पद्मश्री। उससे कम मात्रा में पद्म भूषण। और सबसे कम मात्रा में किसको दिया जाए? पद्म विभूषण, ठीक ना। तो इस बार अगर हम बात करें किसका? 2025 का। तो अगर हम लोग 2025 का बात करते हैं, किसका बात करते हैं बुआ? 2025 का। तो 2025 में जो पद्म विभूषण दिया गया है वो 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 7 लोगों को। जो पद्म भूषण दिया गया है वो दिया गया है 13 लोगों को। कितने लोगों को बुआ? 13 लोगों। कितने लोगों को दिया गया है? 13 लोगों को, या नहीं 19 लोगों को शायद। और ये दिया गया है 113 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया है? 113 लोगों को। और ये दिया गया है 19 लोगों को। बात समझ में आया, ठीक ना। तो अब बताइए ये कितने लोगों को? 7 लोगों को। ये 19 लोगों को। या अब तुमसे पूछ रहे हैं, एक बात समझो हमारा बात, क्या कभी भी एग्जाम में यह पूछ सकता है कि पद्मश्री किसको किसको मिला है? नहीं। 113 लोगों को मिल रहा है तो 113 लोगों का नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। आपसे पद्म भूषण के बारे में भी नहीं पूछेगा कि कितने लोगों को मिला है। पद्म विभूषण के बारे में पूछ सकता है कि किसको मिला है। तो 7 लोगों का कम से कम याद होना चाहिए। ये आपके करंट अफेयर्स का काम है, ठीक ना। अच्छा ये दिया कब जाता है? तो सर ये हर साल 26 जनवरी। कब दिया जाता है हुआ? 26 जनवरी के मौके पे इस पुरस्कार को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अब कहानी थोड़ा सा समझिए।
सर इस 7 लोगों को भी वही पूछेगा कि किसको मिला है, किसको मिला है, नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर पूछ देगा कि कौन से लोग, जो 7 लोगों को मिला है, इसमें कौन से लोग किस विभाग से जुड़े हुए थे, ठीक ना, कौन से लोग किस विभाग से जुड़े हुए थे। तो क्या करना है, जब भी एग्जाम देने जाना है तो इसमें भी पूछ देता है कि आज इस बार 2025 में मिला है, तो कुछ नहीं लिखेगा, कहीं भी कुछ नहीं लिखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता होगा कि बताइए निम्नलिखित में से फलना बाबू है किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, तो कहां से उठाता है, कभी सोचते हैं कहां से क्वेश्चन बनाएगा, इसी में से क्वेश्चन बनाएगा। जिसको पद्म विभूषण मिला होगा वह, अच्छा दुनिया में तो लाखों करोड़ों खिलाड़ी है, ठीक ना, अब सब खिलाड़ी का हम लिस्ट थोड़ी बनाते रहेंगे कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कहां से क्वेश्चन देता है। तो यह क्वेश्चन देगा इसी में से, इसी 7 में से एक उठा लेगा, कहेगा बताइए कि इस किस खेल से जुड़े हुए हैं, या इसमें से उठा लेगा, और नहीं तो 113 लोगों में से भी उठा लेगा कि बताओ ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो क्या करना है, जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक ना, जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एक झलक इसका पूरा मार के क्या कर जाना है, चले जाना है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि पद्म विभूषण मिला है, ठीक ना, किनको मिला है, तो किनको मिला है, तो यहां पे ध्यान समझिएगा, मिला है किनको, वाली टी बाला सरस्वती। इस किससे जुड़े हुए हैं, किससे, तो ये जुड़े हुए किससे हुआ, भारतनाट्यम से। किससे जुड़े हुए, भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम क्या है, ठीक ना, भारतनाट्यम क्या है, तो बताइए क्या है भारतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य है। और यह नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये कहाँ का नृत्य हो गया हुआ, तमिलनाडु। अब इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक ना, इससे कितने लोग जुड़े हुए, इनका नाम पूछ देता है कि बताइए इस जो है इससे कितने लोग आपका जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखिए, जैसे यामिनी कृष्ण, ठीक ना, सोनेमाल सिंह, ठीक ना, उसके बाद सरोज, SK सरोज, ये लोग किससे, और फिर एक नाम आ गया बाला सरस्वती। ये सारे लोग किनसे जुड़े हुए, तो ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए किससे, भारतनाट्यम से। तो इनसे ये करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, उसके बाद सोनेमान सिंह, SK सरोज इत्यादि और भी लोग होंगे, ठीक ना। एक तो आपका यहीं पे हो गया बाला सरस्वती। ये लोग किससे जुड़े हुए बुआ, ये लोग जो जुड़े हुए हैं वो भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और इन्हीं में अच्छा काम करने के लिए किनको पद्म विभूषण मिला है, तो वो मिला है बाला सरस्वती को। क्लियर या नोट क्लियर, क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक ना। पद्म भूषण के बारे में, पद्म पुरस्कार के बारे में समझ गए, और भारतनाट्यम के बारे में हम लोग क्या गए, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये आपका PDF चला जाएगा, PDF में आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस। क्वेश्चन देखते हैं 2021 का, कब का बात कर रहे हैं, 2021 में, ठीक ना। डॉक्टर पद्मा सुरेश, क्या लिखा हुआ है, पंजा सुरेश को किस नृत्य शैली में उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री की उपाधि से क्या किया गया, सम्मानित किया। ये भी व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, भारतनाट्यम। किससे जुड़े हुआ, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम को भी हम अच्छे से डिस्कशन कर लिए, ठीक ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप पहली बार देख रहे होंगे या इस तरह का क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि किस जल भृत में विपासित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है जो जल पर धनात्मक दबाव डालते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो पहले आपको यह समझ में आएगा कि जल भृत क्या होता है, एक्वीफेयर क्या होता है, तब ना बात समझ में आएगा कि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका प्रकार क्या होता है। तो अभी जो हम आपको 2 मिनट में आपको समझाएंगे, उसको समझाने के बाद आप इसका आंसर निकालिए खुद से। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है यहीं पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जल भृत, क्या दिया हुआ, जल भृत दिया हुआ है, यानी एक्वीफेयर। ये एक्वीफेयर क्या होता है, गौर से समझो। देखिए हम जो जल को प्राप्त करते हैं वो जल कहाँ रहता है, तो सर जल रहता है वो जमीन के अंदर रहता है, ठीक ना। तो जो भी जल, ठीक ना, जमीन के अंदर किसी चट्टान में, किसी मिट्टी के अंदर, ठीक ना, चट्टान में या मिट्टी के अंदर, कौन है बुआ वहां, चलिए यहाँ पे समझिए, ये जल रहा, हाँ ठीक है। तो क्या रहता है, तो जो जल वैसा जल, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बुआ, वैसा जल जो भूमि के अंदर, किसके अंदर, भूमि के अंदर चट्टान, किसमें बुआ, चट्टान या मिट्टी में संचित रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये जल भृत है। ये क्या है बुआ, जल भृत है, ठीक ना, संचित रहना चाहिए। इसीलिए ना आप लोग देखते हैं कल हलाते हैं, मिट्टी ओटी निकलते जाता है, उसके बाद क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। अब ये जल भृत जो है बहुत प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के क्या होते हैं, जल भृत होते हैं। एक होगा संयम, कौन सा बुआ, संयम जल भृत, ठीक ना। एक होगा असंयम, एक क्या होगा, असंयम। एक होगा अर्ध संयम, क्या होगा,
अर्ध संयम, और एक होगा लटकता जल भृत, लटकता जल भृत। तो कितने प्रकार के हो गए बुआ? संयम, असंयम, अर्ध संयम और कौन सा? लटकता। देखिए संयम क्या होगा? संयम उसे कहेंगे, ठीक ना, जो जल नीचे तो हो, जो जल कहाँ हो? नीचे हो। मान लीजिए ये आपका जल हो गया, ये जल कहाँ है बुआ? नीचे तो हो, लेकिन इस जल में नीचे से भी दबाव हो। कहाँ से दबाव हो? नीचे से भी दबाव हो, और कहाँ से दबाव हो? ऊपर से भी दबाव हो। इस जल को हम लोग कहते हैं संयम। कौन सा जल? संयम जल, ठीक ना। और असंयम जल क्या? ये सहने वाला नहीं है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो। जैसे कि आप देखिए ये तालाब हो गया, क्या हो गया बुआ? तालाब। अब तालाब का पानी हो गया, क्या इस तालाब के पानी में किसी प्रकार का जल का कहीं से कोई दबाव है? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो इसे हम लोग कौन सा कहेंगे? असंयम। देखिए संयम का मतलब संयम क्या? नहीं नहीं, संयम एकदम दब गया। असंयम का मतलब वो संयम नहीं है, ठीक ना। अर्ध संयम का मतलब समझिए, कुछ दबा रहेगा, कुछ खुला रहेगा, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध संयम। समझना है लटकता जल भृत, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना। लटकता जल भृत किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के अंदर मान लीजिए पानी का स्टोर हो गया, तो ये पानी का स्टोर हो गया, ये पानी का क्या हो गया बुआ? स्टोर। और ये पानी का स्टोर हो गया, संयम हो गया। कौन सा हो जाएगा? संयम, यानी कि दबाव है, इसके ऊपर नीचे क्या हो गया? दबाव हो गया। और इस जल भृत के, यानी कि ऐसे जल भृत के ऊपर छोटा छोटा जो जल भृत है, ये बड़ा जल भृत हो गया, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? छोटा छोटा जो जल भृत रहेगा, इसी जल भृत को हम लोग कौन सा जल भृत कहते हैं? लटकता हुआ जल भृत। बात समझ में आया? तो चारों जल भृत समझ में आया? क्या कह रहा है सर? एक हो गया तुम्हारा संयम, एक कौन सा हो गया? असंयम, एक कौन सा हो गया? अर्ध संयम, और एक कौन सा हो गया? लटकता। कौन सा हो गया बुआ? लटकता जल भृत। तो इसमें अब बताइए आपके हिसाब से क्या कह रहा है? दबाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसी को आपका क्या कहता है? असंतृप्त जल। अच्छा, इसी का ये सब प्रकार है, इसको हम लोग कहते हैं एरिस्टो। ये अर्ध को क्या कहेंगे? अरिस्टिशियन। दो स्थिति, दोहरी स्थिति में पाएगा। ये अप्रूव्ड हो गया, और कौन सा हो गया? असंतृप्त हो गया, ठीक ना। एक संतृप्त, तो ये कौन सा हो जाएगा? असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब असंयम। कौन सा हो गया? असंयम। और उत्स्युत का मतलब क्या? संयम, ठीक ना। तो इसका आंसर बताइए, दोनों तरफ से दबाव से है कि नहीं? तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका कौन सा दिया हुआ? ये ना दिया होगा? कौन सा आंसर दिया हुआ है? बी नंबर आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये ना हो जाएगा, इसको यही कहते हैं, इसका नाम दूसरा नाम ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपका असंतृप्त का नाम कौन हो गया? असंयम, ठीक ना। उसके बाद अर्ध संयम दूर में, और अभिजित होगा, ठीक ना। तो बात समझिए यहाँ पे, इसका कह रहा है दोनों तरफ से दबाव हो, तो दोनों तरफ से दबाव कौन रहेगा? असंयम। नहीं, संयम में कौन सा होगा बुआ? संयम। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ये नया टॉपिक था थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा इसमें पहली बार समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो बताइए अभी हम लोग क्या सीखे? जल भृत के बारे में। किसके बारे में? जल। बस इतना आइडिया लगाइए कि जल भृत कहाँ रहेगा? जमीन के नीचे। वैसा जल जो जमीन के नीचे पाया जाता है, जो चट्टानों के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा संचित किया जाता है, ठीक ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल भृत कहते हैं। जिसपे दोनों तरफ से दबाव हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयम। जिस पे दबाव नहीं हो उसे क्या कहेंगे? असंयम। जिस पे हल्का हल्का दबाव हो उसे अर्ध संयम, और ठीक ना, लटकता हुआ क्या कहेंगे? एक जल भृत के ऊपर दूसरा जल भृत हो उसे क्या कहेंगे? लटकता हुआ, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कथी? महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य के द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? आपको पता है पहले राज तंत्र चलता था। कौन सा तंत्र? राजतंत्र। उस राजतंत्र में राजा यह तय करता था कि किसान जो है कितने जमीन का कितना भाग हमको, मतलब फसल का कितना भाग या जमीन का कितना भाग हमको टैक्स क्या करेगा? टैक्स के रूप में देगा। तो सबसे पहले तो बात आता है सर यहाँ पे महाजनपद काल, ये कब का है, ठीक ना। तो बात समझिएगा, आपको पढ़ना है वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ना है? वैदिक काल। जब आप इस वैदिक काल को पढ़िएगा तो इसी वैदिक काल में, वैदिक काल छोटा छोटा समूह जब रहेगा तब बनेगा जन। क्या बनेगा? जन, ठीक ना। जन से जब यही बड़ा होगा तब बनेगा जनपद। क्या बनेगा? जनपद। और जब जनपद से बड़ा होगा तो यही बनेगा महाजनपद। क्या बनेगा बुआ? महाजनपद। अब समझिए, उस समय जो है महाजनपदों का चर्चा, इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी दो जगह पे। इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? तो सर इसकी जानकारी हमको दो जगहों पे मिलेगी। एक तो मिलेगी उस समय, अच्छे जब महाजनपद थे तो दो धर्म था, एक था बौद्ध धर्म और एक कौन सा? जैन धर्म। एक कौन सा? बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म का एक बुक है, तो बौद्ध धर्म के बुक, बौद्ध धर्म के तरफ से अंगुत्तर निकाय।
कौन सा निकाय में? अंगुत्तर निकाय। कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि इस 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है बुआ? अंगुत्तर निकाय में, ठीक ना। और इसकी जानकारी यानी कि जैन धर्म के हिसाब से भागवती सूत्र, जैन धर्म के हिसाब से कहाँ मिलता है बुआ? भागवती सूत्र में जानकारी मिलती है। तो बताइए, अगर पूछेगा जैन धर्म के किस बुक में इसकी जानकारी मिलती है तो भागवती, और बौद्ध धर्म के किस बुक में जानकारी मिलती है तो अंगुत्तर निकाय में। इन दोनों में बताया गया है कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। इस 16 महाजनपदों में सबसे महान जनपद कौन था? तो महान जनपद जो था वो कौन था? मगध। कौन था बुआ? मगध। इसकी वर्तमान में कहाँ था? यह बिहार में। वर्तमान में कहाँ है बुआ? बिहार में। इसकी उस समय की राजधानी, सबसे पुरानी राजधानी गिरिवर्ज, उसके बाद राजगीर। कौन सा? राजगीर। फिर कौन बना बुआ? पाटलिपुत्रा। ये सब एक ही जगह की राजधानी है, पाटलिपुत्रा। ये कहाँ की राजधानी हो जाएगी? ये सारा का सारा जो राजधानी है बुआ मगध का। किसका राजधानी हो जाएगा? मगध का। यानी कि मगध का राजधानी हो गया। फिर बिहार में और भी कोई था क्या महाजनपद में? तो था अंग। कौन था बुआ? अंग। अंग की राजधानी कहाँ है बुआ? तो अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। एक और हो जाएगा वज्जी। कौन सा बुआ? वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। तो ये सब है कहाँ? ये तीनों है बिहार में। कहाँ पे हुआ? बिहार में। कोई दिक्कत इसमें? सबसे महान कौन था? मगध। लेकिन ऐसा एक जगह पाया जाता है कि अंग ने सबसे पहले किसको हराया था? मगध, ठीक ना। अब बाद में मगध ने किसको हराया? अंग को हराया, ठीक ना। तो इसमें जो भी 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों की राज और आपकी राजधानी पता होना चाहिए। सर ये महाजनपद होते कैसे थे? तो जिस समय अभी का राज है, अभी हमारे पास बोलेंगे कितने राज है? 28 राज है, उसकी राजधानी है। उसी समय उस समय कितना राज? 16 राज और 16 राज्यों की राजधानी। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब कहता है कि इस जब काल चल रहा था, ये जनपद काल चल रहा था, उस समय किसानों को कितना भाग देना पड़ता था? तो 1/6 भाग। कितना देना पड़ता था बुआ? 1/6 भाग किसानों को क्या करना पड़ता था? देना पड़ता। टैक्स कम था, 1/6 क्या हो गया? कम हो गया, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, राजपाल पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक ना। अब है हमारा क्वेश्चन किससे? राजपाल से। तो राजपाल को हम लोग थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करेंगे कि राजपाल है तो है क्या। चलिए एक चीज बताइए, राजपाल जो है यहां पे हम लिख रहे हैं क्या चीज? राजपाल, ठीक ना। जिस तरह से देश में कौन सा है? राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में राजपाल। ये क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख? राज्य का प्रमुख होगा। यानी राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति किसे कहिएगा? राजपाल। राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति राजपाल को, ठीक ना। अगर हम बात करें सर इनका, ध्यान समझते जाइए। अब यहाँ पे इसको अनुच्छेद को द्वारा रटा देते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 100, इनकी चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? 153 में कहा गया है कि राज्यपाल का पद होना चाहिए। किसका पद होना चाहिए? राजपाल का पद होना चाहिए, ठीक ना। तो सर राजपाल का पद होना चाहिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? 153 में कहा गया है राजपाल का पद होना चाहिए। अब राजपाल का पद होगा, लेकिन एक बात समझिए, 2 राज्यों के लिए, दूसरा पॉइंट ध्यान समझिए, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। एक राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। यानी कि एक बात समझो, 2 राज्य का एक व्यक्ति प्रमुख हो सकता है, ठीक ना। ये किस अनुच्छेद में? 153 में कहा गया, ठीक ना। 154 में क्या कहता है? 154 में कहता है ये जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होंगे। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। कौन से कार्यपालिका का? औपचारिक प्रधान। कौन से कार्यपालिका के? राज्य के कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। जबकि यहां पे पूछेगा वास्तविक प्रधान कौन होगा? तो वास्तविक प्रधान कौन होता है बुआ? तो वास्तविक प्रधान सीएम होगा। और यही बात अगर हम केंद्र में बोले तो वास्तविक प्रधान कौन हो जाता है? पीएम हो जाता है, ठीक ना। अब कहता है अनुच्छेद 153 हो गया 154। 154 में कहेगा इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति। 155 में क्या है बुआ? इनकी नियुक्ति। अब सर इनकी नियुक्ति कौन करता है? ध्यान समझिए, नियुक्ति का बात कर रहा है कि शपथ का बात कर रहा है? नियुक्ति का बात कर रहा है। तो सर इनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है, ध्यान समझना, इनकी जो नियुक्ति करेगी वो करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह इसके लिए कौन देता है? इंपॉर्टेंट है। किसके सलाह पे? तो पीएम के सलाह पे। पीएम के सलाह पे। तो पीएम के सलाह पे कौन करेगा इनकी नियुक्ति? सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति।
बात समझ में आया? तो 153 में क्या है जल्दी बताइए? राज्यपाल का पद हो गया, ठीक ना। 2 राज्यों के लिए क्या एक राज्यपाल हो सकते हैं? हो सकते हैं। 154 में क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? सीएम। और यहाँ पे करता है नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। 153, 154, 155 समझ में आ गया, ठीक ना। अब देखो 156 अगला हम देखते हैं, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में कहता है इनका कार्यकाल, ठीक ना। अब बताइए इनका कार्यकाल कितना रहेगा? कितना दिन का रहता है? तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो सर निश्चित नहीं तो जिंदगी भर रहेंगे? नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। आप हमारा राइटिंग थोड़ा समझिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। अगर दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो किसके आधार पे हुआ? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे डिपेंड, यानी कि राष्ट्रपति के, इसी को कहते हैं प्रसाद पात्र। प्रसाद पात्र का मतलब समझते हैं? आपको प्रसाद पात्र यहाँ पे क्यों कहा जाता है? आपको जितना प्रसाद मिल रहा है ना उतना ही में आप क्या रहिए? खुश रहिए। ज्यादा प्रसाद पाने की कोशिश नहीं। प्रसाद का मतलब क्या थी? जितना मिल गया कि बार बार कहते हैं नहीं ना, ठीक ना। तो वही चीज है, जितना दिन का मिल रहा है उतना दिन आप खुश रहिए। 156 में क्या हो गया? कार्यकाल, ठीक ना। 157 अनुच्छेद 157 में कहता है नियुक्ति। क्या करेगा बुआ? नियुक्ति। अब बताइए, नियुक्ति हो गया, योग्यता। इसमें सॉरी 157 में क्या कहेगा बुआ? योग्यता। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले उम्र, सबसे पहले क्या होना चाहिए बुआ? उम्र। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना? 35 वर्ष। राष्ट्रपति भी बनने के लिए उम्र कितना? 35 वर्ष। वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना। तो अब बताइए उम्र कितना होना चाहिए? 35। किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाभ पद का मतलब समझे? किसी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, ठीक ना। 10। चलिए अब हम लोग राज्य का देखें। राज्यपाल बनने के लिए जिस राज्य का राज्यपाल बनिएगा, जिस राज्य का क्या बनिएगा? राज्यपाल, उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, नागरिक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आना? उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। यानी हमको बिहार का राज्यपाल बनना है। किसका बनना है बुआ? बिहार का। तो अगर हम बिहार के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो हमको भी, हम जिंदगी में अगर मेरा ऐसे समझो, मेरा बिहार की नागरिकता मिलेगी, हमको किसकी मिलेगी? बिहार की। बिहार का निवासी है ना, तो बिहार में हम कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकते। इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य का बन सकते हैं, लेकिन बिहार का नहीं बन। ये क्या कहता है बुआ? आपके शर्त में कहता है। कोई दिक्कत इसमें? अब 159 में क्या है? तो 159 में आपका आएगा, सॉरी 159 में आएगा आपका शपथ। 159 में क्या हो गया? अनुच्छेद 159 में हो गया राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ। तो शपथ कितना में? 159 में। अब बात आता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक ना। तो इनको शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इनको शपथ कौन दिला रहा है बुआ? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक ना। कौन दिलाएगा बुआ? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। क्लियर है? नोट क्लियर, ठीक ना। हाँ, उच्च न्यायालय का, वही हो गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इनको क्या दे देगा? शपथ दिलाएगा, ठीक ना। अब आप क्वेश्चन पे देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या सीखे? इसमें हम लोग सीख लिए क्या? यही ना है। देखिए राज्यपाल की पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल की पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर हम पूछे कि शपथ दिलाएगा, चलिए बताइए इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं बुआ? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इसके लिए सलाह कौन देता है? सलाह कौन देगा? तो सलाह देगा प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, दोनों मिला के देता है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर समझ में आया, ठीक ना। इसका डिस्कशन देख लीजिएगा। एक वे में आपका राज्यपाल क्या हो गया? खत्म, ठीक ना। राज्यपाल एक बार में, राज्यपाल का अगर हम अनुच्छेद देखें तो कहां से कहां मिला बुआ? अनुच्छेद मिला 153 से लेकर 159 तक। इसमें कौन मिलेंगे आपको? राज्यपाल। और याद होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? याद। कल को हो सकता है सेट में अगर आपको पूछ ले कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा राज्य का, तो कौन हो जाएगा? 154 कौन हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत? 154, ठीक ना। यहाँ पे समझते जाइए। अब चलिए इसमें आपको याद रखना है 156 में क्या है? कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में शर्त। उसके बाद आता है 159 में राज्यपाल का क्या है? शपथ। कोई दिक्कत इसमें? किसी कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें
नौसेना का प्रमुख कौन है? अब ध्यान समझिए, 26वें नौसेना। एक चीज समझो कि अगर हम सेना का बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बुआ? सेना का। तो सेना में सर्वोच्च कौन होता है? सेना का सर्वोच्च किसे कहते हैं? तो सेना का सर्वोच्च, जल्दी बताइए, सेना का सर्वोच्च कौन होगा? सेना का सर्वोच्च जो होता है वो तुम्हारा होता है राष्ट्रपति, ठीक ना। और राष्ट्रपति के नीचे कौन आएगा? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति के नीचे, हाँ जैसे सीडीएस होगा, लेकिन हम बताते हैं। देखिए, सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर हल्का सा राष्ट्रपति हो गया, ठीक ना। उसके बाद रक्षा मंत्री, कौन सा हुआ? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के जो नीचे होगा वो होगा CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक ना। उसके बाद होते हैं तीनों सेना, ठीक ना। उसके बाद कौन आएंगे बुआ? तीनों सेना। एक हो गया कौन सा? थल सेना, उसके बाद जल सेना, और उसके बाद वायु सेना। वायु सेना। अब बात समझो, इस सब पद पे कोई ना कोई बैठा है। सब पद पे क्या है? कोई ना कोई बैठा है। और इसका जो है करंट अफेयर्स आपसे क्या करेगा? पूछते रहेगा कि किस पद पे कौन कौन बैठा है, बताइए, ठीक ना। तो अगर बात करें हम लोग की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब आता है सीडीएस कौन है, ठीक ना। कि अगर भारत का हम बात करें कि सीडीएस कौन है, तो सीडीएस आज के डेट में कौन है? अनिल चौहान। तो सीडीएस कौन हो गया? अनिल। तो सर यहाँ पे अगर सीडीएस का बात करेगा तो अनिल चौहान। लेकिन हम अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं हो सकता है कि बाद में चेंज हो जाए, इसलिए अभी यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा। हम आपको कब पढ़ा रहे हैं? आज कौन सा? 19। अच्छा देखो कितना अच्छा, 19 जनवरी को पढ़ा रहे हैं। 19 फरवरी का आपका सेट क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है। कब का? 2025 का, ठीक ना। इतना याद रखिएगा, डेट डाल लीजिएगा कि सर इस डेट में हमको बताए थे, ठीक ना। उसी तरह अगर पूछेगा कि थल सेना का प्रमुख कौन है, ठीक ना, जल सेना का प्रमुख कौन है, वायु सेना का प्रमुख कौन है, ठीक ना। तो थल सेना का प्रमुख कौन हो गया? उपेंद्र, हाँ उपेंद्र सिंह होगा, ठीक ना। इसका, ठीक ना, थल सेना उपेंद्र त्रिवेदी सिंह, हाँ इसका हुआ। चलिए यहाँ पे हमको काटना ना पड़ेगा, फिर यूट्यूब में डालना है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं तीनों का। देखिए अगर जल सेना का बात, थल सेना का बात करें तो इसमें जो प्रमुख है वो है उपेंद्र त्रिवेदी। कौन? द्विवेदी, 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 त्रिवेदी नहीं, कौन है ये? द्विवेदी। अगर जल सेना का बात करेंगे तो दिनेश, ठीक ना। अगर हम वायु सेना का बात करेंगे तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। ये दिनेश कुमार कटारिया, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार तिवारी। ये कौन है बुआ? दिनेश कुमार तिवारी। ये सब अपना, ठीक ना। तो आप लोग खाली ऐसे भी याद करिए, उपेंद्र, दिनेश और अमरप्रीत सिंह। आपका काम क्या हो जाएगा? चल जाएगा, ठीक ना। चलिए कौन नहीं, अभी हम करंट देख के आए हैं इसलिए आपको करंट बता रहे हैं। वायुसेना का कौन है? अमरप्रीत सिंह, ठीक ना। अब आपका जो भी करंट दिया उससे हमको मतलब नहीं है, अब आपको इससे मतलब रखना है, ठीक ना। और आपको इससे भी मतलब नहीं रखना है। आप एक बार जब भी एग्जाम देने जाइएगा एक बार इस चीज को क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। बात समझ में आया ना? तो द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद राजनाथ सिंह, उसके बाद अनिल चौहान। सीडीएस कौन हो गया? अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक ना। उसके बाद थल सेना का उपेंद्र त्रिवेदी, उसके बाद जल सेना का दिनेश कुमार तिवारी, और वायुसेना का अमरप्रीत सिंह। याद रहेगा? ये किसी कोई दिक्कत नहीं? अगर याद रहेगा तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा लागू किया गया? तो उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से लेके 1905 तक था। कब था बुआ? 1905 तक, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन बहुत प्रतिक्रियावादी वायसराय था, ठीक ना। इसने कोई भी डिसीजन अपने आप और बहुत जल्दी में क्या करता था? ले लेता था। इसने देखा क्या कि जो आपका बंगाल है, जो आपका क्या है बुआ? बंगाल है, यहाँ पे ना हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ते जा रही थी। किसकी किसकी एकता बुआ? हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ते जा रही थी। और उसको ऐसा लग रहा था कि हिंदू और मुस्लिम की यह एकता हमारे आने वाले दिन के लिए क्या है? खतरनाक है। तो उसने कहा क्या कि इस बंगाल का क्या करना पड़ेगा? विभाजन करना पड़ेगा। और उसने इस बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। अब देखो यहाँ से एक बात बताएंगे, बंगाल का विभाजन कर दिया तो यहाँ के हिसाब से अगर बंगाल को बांटा जाए तो ई कौन सा बंगाल हो जाएगा सर? पश्चिमी बंगाल। और ई कौन सा बंगाल बन गया? पूर्वी बंगाल। सर ये बन गया पश्चिमी बंगाल और ये बन गया पूर्वी बंगाल। इसलिए आज के डेट में अगर हम बात करें, आज के डेट में ऐसे पूरे भारत का बात कीजिए तो है कहाँ बंगाल? पूरब में। पूरब में होते हुए भी आज हम इसको कौन सा बंगाल कहते हैं? पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल कहते हैं? पश्चिम। चलिए बांटने के लिए तो बांट दिया भाई, क्वेश्चन किया जाएगा ना कि क्यों बांट रहा है, कंसेप्ट समझिए क्यों बांट रहा है। तो उसने यहाँ के लिए क्या जवाब दिया मालूम है? उसने जवाब दिया क्या कि यहाँ की बहुत बड़ी क्या है? जनसंख्या है। और यह जनसंख्या जो है एक आदमी वायसराय से यहाँ संभाला नहीं जा रहा है, ठीक ना। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जो है दो हिस्सों में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा।
ठीक ना। जैसे कि कश्मीर का बंटवारा, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, तो कश्मीर के बारे में जब पूछा गया बीजेपी वाले से कि चलिए आप बताइए कि आज कश्मीर को क्यों केंद्र शासित प्रदेश में मिला लिए, खैर मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ, इसके विरोध में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका रीजन बता रहे हैं। क्या उन्होंने बोला? क्या कि हम इसको इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्कूल कॉलेज बढ़िया बढ़िया सड़क की व्यवस्था नहीं है, इस सब को क्या करना पड़ेगा, वहां पर देना है, इसलिए हम डायरेक्ट किसके हाथ में ले रहे हैं, केंद्र की हाथ में ले रहे हैं। ठीक ना। पत्रकार चुप, पत्रकार को वहां पे यह पूछना चाहिए जब आप इसको केंद्र के हाथ में ले रहे हैं तब तो पूरा तब पूर्वोत्तर ऐसा ही है, पूर्वोत्तर में तो और कुछ नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। चलो भाई कश्मीर में तो पर्यटक भी जा रहे थे, लेकिन पूर्वोत्तर में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसको भी ले लीजिए, उसको भी बांट दीजिए, लेकिन पत्रकार पूछे तब ना। ठीक ना। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल रीजन तो वो है ही नहीं, ओरिजिनल रीजन क्या था, तो इससे ओरिजिनल रीजन पूछा गया था, उसने क्या बताया, इसने अपने हिसाब से बताया, क्या इसने अपने हिसाब से बताया कि हमको क्या करना है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वाकई में इसको क्या करना था, वाकई में इसको हिंदू मुस्लिम में क्या करना था, फूट डालना था, और फूट डाल के क्या करना था, राज करना था, इसलिए इसकी लॉर्ड कर्जन। अब देखिए अब इसका क्या किया जाएगा, बंटवारा। ठीक ना। तो बंटवारा करने के लिए डेट तय किया गया, तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया। क्या किया गया, घोषणा किया गया, कि घोषणा कर दिया गया कि क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। और जब जैसे ही घोषणा हुआ बंगाल में, ठीक ना, दंगा फसाद क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। ठीक ना। वहां पे बहुत से लोग इसका अपोज करने लगे कि हाँ इसका बंटवारा क्यों किया जा रहा है। ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग कौन सा आंदोलन चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन चलेगा। कौन सा आंदोलन चलेगा, स्वदेशी आंदोलन चलेगा। और इसको बंटवारा कब किया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को इसका क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया। तो बंटवारा कब किया जाएगा, वो 16 अक्टूबर 1905 को। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन। शासनकाल 1899 से 1905। ठीक ना। बंटवारा करने का मेन रीजन क्या था, बंटवारा करने का मेन रीजन यह था कि हिंदू मुस्लिम में क्या डालना था, फूट डालना था। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चले तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, यानी आंसर नंबर डी। अगला देखिए, अगला कहता है भूपेंद्र सिंह को निम्नलिखित में से किस संगीत प्रथा के लिए 2015 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक ना। अब इसमें समझो, इसमें जो है ये आपका करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। इसमें डिस्कशन करने लायक कुछ नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक ना। हाँ चलिए उसके बाद अगला देखिए, कहता है रोलिंग योजना कब आई थी, रोलिंग योजना कब आई थी। ठीक ना। तो रोलिंग योजना 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। किस योजना के अंतर्गत आया था, वह 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत कौन आया था, रोलिंग योजना आया था। अब आपको बात जानना है कौन सा, अब आपको जानना है इसमें 5 वर्षीय योजना। ठीक ना। चलिए अगर हम 5 वर्षीय योजना की बात करें तो 5 वर्षीय योजना जो है किस एम से लाया गया था, तो 5 वर्षीय योजना जो लाया गया था आपको इस एम से लाया गया था कि भारत में जो भारत का बंटवारा हुआ है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, खराब है, उस आर्थिक स्थिति को क्या करना है, सुधार के लिए। ठीक ना। अब इस हिसाब से प्रथम 5 वर्षीय योजना आएगा, दूसरी आएगा, तीसरी आएगा, करते करते कहाँ तक चलेगा, 2012। ठीक ना। और 2012 के बाद 5 वर्षीय योजना को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक ना। अभी पूरे 5 वर्षीय योजना का एक पीडीएफ होगा। ठीक ना। और किसी दिन शुरू में मिल जाएगा तो पूरे 5 वर्षीय योजना का क्या कर देंगे, डिस्कशन करा देंगे। बस समझ में आ रहा है। बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि इसमें कौन सा हो जाएगा, 5वीं 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब कहता है रज उत्सव नारीत्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। चलिए ये बताइए। अच्छा रज उत्सव अभी हम बताए नहीं है कि बता दिए हैं, नहीं ये वाला आपको नहीं बताया, तो ऑप्शन से छाटो तो कौन कौन पढ़ा दिए हैं, कौन कौन आपको पता चलेगा। चलिए एक चीज समझो, देखो कैसे बताए। आप पश्चिम बंगाल पढ़ लिए हैं क्या, पश्चिम बंगाल में था क्या, नहीं। महाराष्ट्र पढ़ लिए क्या, महाराष्ट्र में था क्या, नहीं था। तो दुगो तो ऑप्शन नहीं सही, तो 50% में तो आ गए हम, नहीं हो गया 50%। अब बताइए पूरे पश्चिम बंगाल से पूरा हम बता दिए हैं, महाराष्ट्र से पूरा का पूरा क्या कर दिए हैं, बता दिए। अब बारी इसी का ना है। ठीक ना। तो इसमें है तो जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अभी आंसर कौन सा है, ओडिशा इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद जो नाच गान कराएंगे वो किसका रहेगा, ओडिशा का ही। नहीं तो ओडिशा का देखना है तो ओडिशा का भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए ओडिशा का देख लीजिए, यहाँ पे फिर सब डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ठीक ना। चलिए रहने दीजिए, ओडिशा का कभी दे देंगे। ठीक ना। चलिए इसके बाद करा रहे हैं इसलिए इसमें डिस्कशन ज्यादा नहीं होगा, अगले बार में कर देंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, बैडमिंटन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रखते हैं, यही आपको बताए। इसमें से जो भी व्यक्ति होगा, ध्यान समझिए जीडी कैसे करता है, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी बैडमिंटन का खिलाड़ी होगा उसी में से होगा, या तो पद्मश्री से होगा,
ठीक ना, नहीं तो पद्म विभूषण से होगा और नहीं तो किसमें होगा, पद्म भूषण पद्म विभूषण से होगा। उसी में का एक व्यक्ति होगा जिस बैडमिंटन खिलाड़ी में अच्छा खेला होगा, उसी को क्या होगा, मिला होगा। इसका आंसर प्रमोद भगत, ठीक ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा बुआ, प्रमोद भगत। कोई दिक्कत इसमें, किसी कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ अमित कुमार सरोवर, देवेंद्र झाड़ी, ये सारा का सारा कराते, लेकिन कोई फायदा आपको इसको होने वाला नहीं है, काहे कि एगो दूगो नाम है नहीं, नाम तो 1000 है। तो समझिए इस तरह का क्वेश्चन कहां से आएगा, स्मार्ट थोड़ा सा पढ़ाई, तो हमको बस वही देख लेना है। आप देख लीजिएगा, एक बार जाके देखिएगा, हर एक क्वेश्चन वही से मिलेगा। 7 को देख लेना है आपको, कौन सा, पद्म विभूषण। उसके बाद 19 को देख लेना है, कौन सा, पद्म भूषण। और 113 को कौन सा देख लेना है, और उसमें 113 का 113 पूरा नहीं दिया रहेगा, जो इंपॉर्टेंट एक झलक खाली देख लीजिएगा, आंसर क्या होते रहेगा, पकड़ाते जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला खत्म। अरे चलिए अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा तक कितना तक है। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन सा हुआ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत लोन दिया जाता है। क्या दिया जाएगा बुआ, लोन दिया जाएगा। यह जो लोन है वो जो है छोटे लोगों को भी, बड़े लोगों को भी, ठीक ना, और तरुणी उससे भी बड़े लोगों को, तो 3 श्रेणियों में बांटकर इसका क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी अप्रैल 2015 में हुआ था। कब हुआ था बुआ, अप्रैल 2015 में। इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में। कितने श्रेणी में ऋण दिया जाता है बुआ, 3 श्रेणी में ऋण दिया जाता है। कौन कौन सा, तो पहला आपका शिशु श्रेणी, पहला कौन सा, शिशु श्रेणी। इस शिशु श्रेणी में जो ऋण दिया जाएगा आपको बता देते हैं। आप करंट अफेयर्स में जितना योजना है उस योजना को पढ़ के जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन किससे रहता है, योजना से, गारंटी है कि योजना से रहेगा। तो आज आपका होमवर्क हो गया कि जो भी है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जो भी लोग पढ़ रहे हैं, योजना को रट लीजिएगा। किसको रट लेना है बुआ, योजना को। हर एक एग्जाम में योजना से आता है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में। तो शिशु श्रेणी में लोन कहां तक दिया जाता है, 50,000 तक। कितना तक दिया जाएगा। उसके बाद आता है किशोर अवस्था, कौन सा आएगा बुआ, किशोर श्रेणी। इस किशोर श्रेणी में जो ऋण दिया जाता है वो 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। कितना दिया जाता है बुआ, 50,000 से कितना तक, तो सर 50,000 से कितना लाख तक देख सकते हैं, 5 लाख तक दे सकते हैं। और जो तरुण श्रेणी आता है तीसरा, इससे ऊपर वाले श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे, तरुण श्रेणी। तो तरुण श्रेणी में कितना आएगा, तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख से लेकर कितना तक हुआ, 10 लाख तक। तो हो सकता है कि अगर आपसे शिशु श्रेणी कभी पूछ दे, कभी कौन सा पूछ दे, किशोर श्रेणी पूछ दे, या कभी कौन सा श्रेणी पूछ दे, तरुण श्रेणी, ठीक ना। या कभी यही पूछ दे कि बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो मुद्रा अप्रैल 2015। कब किया गया था बुआ, अप्रैल 2015 में इसकी क्या की थी शुरुआत। तो बताइए इसके हिसाब से अब आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा बुआ, 50,000। तो ये वाला, अच्छा हाँ 50,000 यही ना है, तो ये कौन सा हो गया बुआ, 50,000, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, किसी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसको आप लोग हम भेज देंगे, आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, ठीक ना। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, जैसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किस में दिखाई दे रहा है, डी में, ठीक ना। क्या करेगा सर, जैसे कि बताइए ए और बी रहा, ठीक ना, और यहाँ पे सी और डी है। कौन है बुआ, सी और डी है। अब द्विविस्थापन में क्या करेगा, ए चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ, अब बी चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ। तो ई बना लेगा ए डी और ई बना लेगा सी डी। इसको कहते हैं द्विविस्थापन। इसको कौन सा कहेंगे, द्विविस्थापन। एक कौन सा विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन। सीधे कहेगा कि एक विस्थापन, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हुआ, बी और सी। तो ये कौन सा विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन। अगर हम कह रहे एक विस्थापन, एक विस्थापन का मतलब इसमें भी इसी में दिया होगा, कोई एक चेंज हो जाए उसे कौन सा विस्थापन कहेंगे, सीधे विस्थापन या एक विस्थापन। एक होता है, एक हो गया द्विविस्थापन, एक कौन हो गया, सिंगल विस्थापन या एकल विस्थापन या सीधे विस्थापन कर देगा। कहीं से कोई दिक्कत। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि तुम हटो हम तुम्हारे सीट पर बैठते हैं, ठीक ना। पहले से इसका कनेक्शन था, अब देख लिया इस दोनों जोड़ा को, तो इसके साथ और इसके, इसमें आपको बताया था एक प्लस होता है, कौन सा होता है, माइनस होता है। एक प्लस के साथ बनेगा कौन सा, माइनस। इसमें भी एक प्लस होगा, ये कौन सा हो जाएगा, माइनस। अब इसमें खासियत ये होती है कि प्लस वाला कभी भी जाएगा तो किसके साथ, माइनस के साथ, और माइनस वाला कभी भी जाएगा तो किसके साथ, प्लस के साथ, ठीक ना। तो ये वाला आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है डी में। देखिए N2SO4 और BaCl2। अब देखो N2 किसके साथ आ गया, तो N2 आ गया Cl के साथ। देखो N2 किसके साथ आ गया, तो N2 आ गया Cl के साथ, और SO4 किसके चला गया, B के साथ। तो BaSO4 हो गया और कौन सा हो गया, NaCl हो गया। एक होता है अवघटन अभिक्रिया,
कौन सा अभिक्रिया? अवघटन। अवघटन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? जैसे कि H2O है, ये टूट गया, ये क्या हो गया हुआ? टूट गया, तो क्या कहलाएगा? अवघटन अभिक्रिया। H+O2, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? अवघटन अभिक्रिया। एक होता है संयोजी अभिक्रिया, कौन सा हुआ? संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया में क्या होगा? Na+Cl, अब ये दोनों मिलके क्या बन गया? NaCl, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजी अभिक्रिया। तो सर ऐसी अभिक्रिया रहेगा तो संयोजी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया रहेगा तो अवघटन अभिक्रिया, ठीक ना। इसको कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से समझ में आया? तो ये आपका कौन सा हो गया? अभिक्रिया। कौन सा हो गया? अभिक्रिया। पूरा अभिक्रिया यहाँ पे क्लियर हो गया, एक दो और होगा तो इसी में हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, अगला में क्या कह रहा है? अगला में कह रहा है भारत सरकार, ये आपका क्या हो गया? करेंट अफेयर्स। फिर ये आपका क्या है हुआ? करेंट अफेयर्स है। इसमें आपको फिर से देखना पड़ेगा क्या है नहीं है, ठीक ना। तो इसको आपको बजट के साथ में देख लेना पड़ेगा। हर एक साल बजट अलग अलग आता है, हर एक साल का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए, स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग जो है स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने, ठीक ना, और देखते हैं सब रोज जा रहा है नहाने, और फिर बिहान भेला जाके देखते हैं तो पानी उतना चकचक, ठीक ना, एकदम दिखाई देगा, सिक्का गिर जाएगा वो दिखाई देगा, सब चीज दिखाई देगा। काहे दिखाई देता? एक बात और मिलाइएगा, जब आप स्विमिंग पूल से नहा के आते हैं, ठीक ना, तो आप देखिएगा आपके शरीर में कुछ कुछ दाने दाने टाइप का हो जाएगा। सबके साथ नहीं हुआ लेकिन किसी किसी के साथ हो जाता है, ठीक ना। देह खुजलाएगा, कुछ दिन तक क्या हो जाएगा? खुजलाएगा, और थोड़ा सा भी रगड़िएगा तो छिलाने वलाने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए ज़्यादा चांस रहता है कि उसमें जो सफ़ेद करने के लिए या उसको जो साफ करने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है उसका नाम रहता है विरंजक चूर्ण। क्या नाम रहता है बुआ? विरंजक चूर्ण उसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। और इस विरंजक चूर्ण के कारण जो होता है, ठीक ना, पानी क्या होता है? स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। शुद्ध नहीं बोल सकते, साफ दिखाई देगा आपको, ठीक ना। तो बताइए कौन सा मिलाया जाता है हुआ? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होगा CaCaClO2, ठीक ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया बुआ? ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया CaClO2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया। तो बताइए किसको मिलाते हैं? विरंजक चूर्ण को मिलाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हो गया, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? तो की गया था 1951 में। देखिए खेल बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक ना, उसमें एक कौन सा खेल होगा? एशियाई खेल, ठीक ना। एशियाई खेल की मेजबानी कब किया गया था? 1951 में। अच्छा, राष्ट्रमंडल भी खेल होता है। कौन सा खेल होता है बुआ? राष्ट्रमंडल खेल, ठीक ना। ओलंपिक खेल, कौन सा खेल बुआ? ओलंपिक। ओलंपिक खेल की भारत में कब की गई थी? 2011 में। कहाँ पे बुआ? दिल्ली में। पूछेगा पहली बार मेजबानी कब किया गया था? तो 2011 में। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये चीज हो गया। चलिए अगला देखिए। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद राज्य के काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? चलिए ये बताया हुआ चीज है, जल्दी बताइए इसका। और इसमें है क्या, कुछ देख लेते हैं, जल्दी बताइए कौन सा रहेगा आपका। चलिए इसका अगर बात करें, कौन सा अनुच्छेद राज्य के काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार को सुनिश्चित करता है? सहायता करना है, क्या करना है बुआ? सहायता करना है दमन परिस्थितियों में, ठीक ना। इसका याद करवाए थे, दमन, ठीक ना। 41, 42, 43 दमन याद करवाए थे। ये किसके अंतर्गत आता है बताइए तो? राजनीति निर्देशक तत्व, ठीक ना। बताइए राजनीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक? राजनीति निर्देशक तत्व ये कहां से कहां आएगा? 36 से 51 तक। चलिए बताइए इसका भाग कौन सा हो जाएगा? भाग किस में आता है? 4, ठीक ना। इसी में आता है 41 दमन, मतलब किसी भी विषय में हमको क्या चाहिए? सहायता वहायता के लिए, ठीक ना। मनोनीत में किसके लिए? 42, ठीक ना। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ? 41। कौन सा हो जाएगा? 41। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी को दिक्कत है? अब जिस दिन समय मिलेगा पूरा रटवा देंगे किसका? राजनीति निर्देशक तत्व को। कोई दिक्कत? आज आप लोग रटे हैं किसको? राज्यपाल को। किसको रट लिए बुआ? राज्यपाल को। अब एक और इसके यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजनीति निर्देशक तत्व 36 से कहां तक में है बुआ? 51 तक। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी को दिक्कत? आप यहाँ पे टॉपिक लिखते जाइएगा, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है। एक पढ़ के आना है पंचवर्षीय योजना। कौन सा बुआ? पंचवर्षीय योजना। चलिए लगभग क्या हो गया? खत्म हो गया। एक पर क्या आना है बुआ? कौन सा? पंचवर्षीय योजना। टॉपिक लिख लीजिए। चलिए एक क्या पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन है, तो एक आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन सा बुआ? पंचवर्षीय योजना। टॉपिक लिख दिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक पढ़िएगा, एक टॉपिक पंचवर्षीय योजना। दूसरा टॉपिक लिखिएगा 2011 की जनगणना। एक पंचवर्षीय योजना है, क्या हो गया? 2011 की जनगणना। इन दोनों का वीडियो बना के हम डाल देंगे। इन दोनों का क्या करेंगे बुआ? वीडियो बना के डाल देंगे। आपको फिर भी क्या करना होगा? याद इसको कर लेना होगा।
ठीक ना। हाँ, यूट्यूब पे डाल देंगे, इसी चैनल पे डाल देंगे, ठीक ना। और आपको इस पचवर यहाँ से इसलिए डाल देंगे क्योंकि एक तो आपका कला एवं निदेशक तत्व तो चल ही रहा है, वहां से 2 क्वेश्चन कंप्लीट है ही, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए और बताइए, इसमें किसी के प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ठीक, इसके बाद और इससे बेहतरीन तरीका से अगला जो सेट मिलेगा, कल आपको नया सेट देंगे, ठीक ना। कल आपको नया सेट, जितने लोग ऑनलाइन है, ठीक ना, यानी कि आपका जो है 19 फरवरी के जितने भी क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, मैथ और जीके जीएस, मैथ और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि उसमें कौन से हो सकता है कि आपको इसके आगे के सेट का हम उसमें क्या करें, डिस्कशन करें, ठीक ना। ऐसे ही आप कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़े रहिए।